हेलो दोस्तों, तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 10 गणित का पेपर। स्टैंडर्ड पेपर है, हाई स्कूल का है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का गणित का स्टैंडर्ड पेपर सॉल्व करेंगे। 3 आवर्स का समय होता है, मैक्सिमम मार्क्स 75 अंक का है, ठीक है। तो ये पेपर्स जो है मैंने ऑनलाइन ही उसको प्रिंटेड करवाया है और ये मैंने देखा है कि ये इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, यूपी बोर्ड में भी आते हैं, गुजरात बोर्ड में भी मैंने देखे, मतलब स्टेट बोर्ड्स में आते हैं, ठीक है। तो इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, एक एक ट्रिक वाइज देखना। तो ठीक है, पहले तो सारे निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को पढ़ लेने। 15 मिनट का टाइम मिलता है, 15 मिनट के टाइम के बाद आगे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो जैसे कि मेरे पास पहले विकल्प चुनकर लिखिए वाले क्वेश्चंस हैं, तो ये मेरे पास 6 क्वेश्चंस हैं। पहले इनको सॉल्व करेंगे और टोटल हर क्वेश्चन एक एक नंबर का है, मतलब 6 नंबर के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। अब 144 के अभाज्य गुणनखंड, हमें इनके अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फिर उनमें इनके जो घात आती हैं, जो भी इनके अभाज्य गुणनखंड होंगे उनकी जो घात होंगी उनका योग बताना है। तो जैसे 144 है, इनका अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 144 का अभाज्य गुणनखंड यहीं पे लिखे दे रहे हैं बगल में। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो देखो दो भी होगा, फिर 2, ठीक है। दो से कटेगा तो ये मेरे पास आएगा 7 दूनी 72, फिर 2 से कटेगा 36, फिर 2 से कटेगा 18, ठीक है। 2 से कटेगा 18, फिर 2 से कटेगा 9, ठीक है। उसके बाद ये 3 से फिर डिवाइड होगा, 3, और फिर ये 3। तो यहाँ पर ये कुल मिला के मेरे पास किस प्रकार प्राप्त हुआ, तो 2 की पावर 4, और इधर गुणे में कितना हुआ, 3 की पावर 2। तो देखो ये मेरे पास अभाज्य गुणनखंड, लेकिन कह रहा है इनके जो घात हैं इनका योग, तो 4 और 2 का योग कितना होगा, 6 होगा ना। तो 6 ही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन पूछ रहा था और हमने बताया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो 6 ही मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद x² + 5x + 7 में शून्यकों के योग व गुणनफल का योग है, ठीक है। इसमें हमें शून्यकों के योग व गुणनफल का योग क्या है वो बताना है, ठीक है। तो कैसे, बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ से मेरे पास जैसे इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो x² + 5x + 7 दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, x² लिख लेते हैं, x² + 5x + 7 दिया गया है, बराबर क्या दिया गया है, कुछ दिया नहीं गया है, 0 मान सकते हो या नहीं मान सकते हो। तो a बराबर कितना है मेरे पास, a बराबर 1 है, b बराबर कितना है, b बराबर 5 है, c बराबर कितना है, c बराबर 7 है, ठीक है। ये मेरे पास दिया है, ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हमें शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का b/a, तो माइनस का b मतलब माइनस का 5/1, ठीक है। और शून्यकों का योग अल्फ़ा बीटा, ये कितना होगा, c/a का मतलब 7/1, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना होगा, 7 होगा, और ये कितना आया मेरे पास 5 आया, माइनस का 5 आया। तो -5 और 7, लेकिन क्या कह रहा है, इनका योगफल निकालो इनका। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो -5 और 7 कितना होगा, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो ये दोनों कितना आ जाएगा, प्लस के जो होती है वो बड़ी आएगी। तो 2 ही मेरे पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरे पास करेक्ट, तो 2 प्लस का 2, ऑप्शन नंबर ए मेरे पास करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। तो बिंदु -3, -4 की x अक्ष से दूरी। तो देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए और x अक्ष से दूरी बोले तो y होती है, x अक्ष से दूरी y, और y से बोले तो x। तो -3, 4 मतलब ये x में है और ये y है, ठीक है। तो यहाँ पर x अक्ष से दूरी का मतलब होता है y, तो यहाँ पर लगता है क्या, y लगता है ऐसे, ठीक है। फिर जो आता है तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर y की वैल्यू है -4, तो इससे बाहर निकलता है तो 4 ही आता है। तो यहाँ पर से मेरे पास आंसर 4, तो आंसर नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब 4 और 6 का समांतर माध्य निकालना है हमें। समांतर माध्य निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, a + b/2, मतलब a + b/2। तो a ये है, b ये है, मतलब 4 और 6 10, 10/2 कितना आ जाएगा, 5। तो 5, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द्विघात समीकरण √2x² माइनस का √5x माइनस का 3√2 बराबर 0 का विविध कर डी प्राप्त करना, ठीक है। जबकि ये इसके बराबर है। अब बराबर है तो निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से हम लोग लगाएंगे कौन सा, b² - का 4ac से बराबर क्या है,
0, ठीक है। या नहीं भी करेंगे तो भी आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो b कितना है, b है मेरा माइनस का √5, तो माइनस का √5 का स्क्वायर होगा कि तो कितना हो जाएगा, माइनस का √5 का स्क्वायर, तो यहाँ से 5 ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। और माइनस का -4 लिखेंगे, a कितना है √2, ठीक है। और c कितना है 3√2, है ना। तो 5 माइनस का 4 में √2 कितना 2 हो जाएगा, और 4 3 12 और 12 2 24, तो कितना आ जाएगा 24, ठीक है। ये इतना आया। अभी देखो 24, लेकिन ये मेरे पास c माइनस का था, तो माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वो भी 24। अब 5 और 24 मिलके कितना बनाएगा 29, तो 29 ही मेरा करेक्ट आंसर रहेगा। तो 29 कौन सा ऑप्शन है, सी, तो सी ऑप्शन ही मेरे पास करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। समीकरण युग्म 3x + 4y बराबर 6 एवं 6x + 8y बराबर 12 + 12 बराबर 0 के ग्राफ द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर हैं। तो हमें रेखाएं बतानी कैसी हैं। तो देखो 3x + 4y बराबर 6, 6x + 8y + 12 बराबर 0। तो यहाँ से क्या होता है, इनमें से हमें x क्यों निकालना होता है। तो यहाँ से 3, यहाँ से 6 को नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 4, यहाँ से 8 को नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 6, यहाँ से 12 को नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। एक के नीचे एक आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे मिल जाएंगे मेरे पास। अब देखो यहाँ से काटेंगे तो 3/6 मतलब 1/2, यहाँ से काटेंगे तो 4/6 मतलब 1/2, यहाँ से काटेंगे तो 1/2, ठीक है। तो मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो तीनों आपस में बराबर है। तो तीनों जब बराबर होते हैं तो वो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी मेरे पास करेक्ट आंसर रहेगा। तो रेखाएं कैसी हैं आपस में, मतलब ये जो रेखा इसकी है कि ये कैसी होगी, समांतर होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने विकल्प के क्वेश्चन करें। अब अगले बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, है ना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब रिक्त स्थान दिया है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि रेखा किसी त्रिभुज, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ठीक है, एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो वह तीसरी भुजा के कैसे होती है। देखो एक रेखा किसी भी त्रिभुज को, देखो एक ये त्रिभुज है, ठीक है, मान लो ये त्रिभुज है, इसमें एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, तो ये रेखा मान लो इस त्रिभुज की इन दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा इस भुजा की क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, समांतर, ठीक है। तो समांतर होती है, तो वो भुजा तीसरी रेखा के समांतर होती है, तो ये समांतर लिखेंगे। त्रिज्या r व कोण थीटा वाले वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र। देखो जहाँ पर त्रिज्या r दिया हो और वहाँ कोण थीटा हो, तो उस वृत्त के चाप की जो लंबाई होगी उसका क्षेत्रफल, उसका सूत्र क्या लगता है, उसका सूत्र लगता है पाई r थीटा, त्रिज्या थीटा बटे 360 तब लगता है जब 2 पाई लगेगा, तब लगता है ये 180, ठीक है। तो पाई r थीटा बटे 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री है, हाँ। तो ये मेरे पास इसका आंसर होगा, ठीक है। अब दिया है AP 4 6 8 10 का एनुआ पद है। अब 4 6 8 10 का एनुआ पद है, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व किस में करते हैं, चलिए कॉपी में देखते हैं। तो यहाँ पर से प्रथम पद कितना हो जाएगा 4, और सार्वंतर क्या हो जाएगा 6 - 4 मतलब 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या आ जाएगा, प्रथम पद कितना है मेरे पास 4, सार्वंतर कितना था, मतलब 6 में से हमें क्या करना है 4 को घटा देना है, तो 6 - 4 बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एनुआ पद मतलब an निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लगता है, a प्लस, फॉर्मूला यही लगेगा एनुआ पद निकालने के लिए, a + n - 1 इंटू डी। a कितना है मेरे पास 4 है, प्लस n - 1 इंटू डी निकालना है, डी कितना है 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 प्लस n 2n - 2, ठीक है। और 4 से 2 जाएगा तो 2n + 2, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही मेरे पास आंसर, और कुछ मान दिया नहीं। तो एनुआ पद क्या होगा, एनुआ पद होगा 2n + 2, क्या होगा 2n + 2, तो यही मेरे पास आंसर होगा। तो 2n + 2 ही मेरे पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इतना ही देना पड़ेगा, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k बराबर 0 के मूल बराबर है, तो k बराबर कितना होगा, है ना। अब देखो ये क्या कह रहा है 0 के बराबर है। अब 0 के बराबर है तो मूल कितना क्या होगा, तो मतलब ये अगर 0 के बराबर है तो b² - 4ac बराबर 0 होगा। तो वहाँ से हमें b तो मालूम है ना, a कितना है, a 3 है, b कितना है, b होगा यहाँ से -6, और c कितना होगा, c होगा k।
तो यहाँ से हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रख के निकाल देते हैं। तो इसमें कॉपी में कर देते हैं। तो कॉपी में करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर हो जाएगा 0। तो बी कितना था मेरे पास -6, तो -6 का स्क्वायर -4, ए कितना था 3 था, सी कितना था k था, ठीक है, बराबर 0 है। ये तो 0 है ही है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 36 आ जाएगा, -4 3 12k, तो ये 12k आ जाएगा। 36 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 36 चला जाएगा, तो -12k बराबर -36, माइनस के 12 से 36 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा। k बराबर कितना आ जाएगा 3, क्योंकि माइनस माइनस भी कट जाएगा, 12 से 36 3 बार में कट जाएगा, तो k बराबर 3। तो k कितना आएगा 3 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर कितना आएगा यहाँ से 3, तो 3 मेरा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। तो एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से घिरा हो, ठीक है। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से घिरा हो उस वृत्त का एक कहलाता है। उस वृत्त का वो क्या कहलाता है, देखो कह रहा है एक वृत्त है ये, इसमें एक जीवा है ये, तो इस जीवा और ये चाप से घिरा ये जो होता है ये वृत्त का क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्तखंड, ठीक है। तो ये होता है मेरे पास वृत्तखंड, इसको वृत्तखंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा वृत्तखंड कहलाता है, ठीक है। अब 6वां नंबर क्वेश्चन, यदि एक डिब्बे की ऊंचाई खंबे की ऊंचाई व उसके छाया बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखो यदि एक खंबे की ऊंचाई मान लो ये है खंबे की ऊंचाई, वह इसकी छाया बराबर है। अब खंबे की ऊंचाई छाया कहाँ, यहाँ बनेगी, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो सूर्य मतलब ये जो है इसके बराबर है, ये बराबर मतलब जितना ये होगा इतना ये होगा। तो ये कब बने, जब थीटा कितना होगा 45 डिग्री होगा, तभी ये बराबर होता है, ठीक है। तो थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री होगा, तब ये इसके बराबर होगा। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए के 6 क्वेश्चन हम लोगों ने समझ लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो यहाँ से लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की ओर। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित के लिए सत्य और असत्य लिखिए, ठीक है। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सत्य है और कौन सा असत्य है, ठीक है। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो समद्विबाहु त्रिभुज, अब दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं कि शीर्ष कोण समान हो, ठीक है। शीर्ष कोण क्या हो, समान हो, तो वह समरूप होते हैं। अब देखो दो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण मतलब ये कोण बोल रहा है समान हो, तो क्या वो समरूप होते हैं। देखो समरूप तो हो ही जाएंगे, क्यों, समद्विबाहु त्रिभुज के मान लो ये दो भुजाएं हैं तो ये कोण तो समान होते हैं, ये दो भुजाएं हैं तो ये कोण तो समान होंगे। तो ये कोण भी अगर इसके समान होगा तो मतलब कोण से त्रिभुज दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ये कथन क्या कह रहा था, ये सत्य होता है, ठीक है। तो ये कथन मेरा सत्य, पहला आंसर क्या होगा मेरे पास सत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, बिंदुओं -3,0 एवं 3,0 को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु मूल बिंदु होगा। अब देखो ये मध्य बिंदु मूल बिंदु क्यों होगा, अब क्यों होगा कि नहीं, इसको निकाल सकते हैं कैसे। देखो क्या दिया है 3, तो इसका फॉर्मूला क्या लगता है, x1 + x2 बटे 2 बराबर y1 + y2 बटे 2। तो यहाँ x1 कितना है -3, x2 कितना है 3, तो कर देते हैं x1 प्लस यहाँ कॉपी में कर देते हैं, ठीक है। तो 3 और 3 बटे 2, ठीक है, कॉपी में करते हैं, 1 मिनट ज़रा कॉपी में। तो देखो ये था मेरे पास x1 कितना है, मेरे पास x1 + x2 बटे 2 होता है और y1 + y2 बटे 2 होता है, ठीक है। x1 कितना था मेरे पास, x1 था 3 -3 +3 बटे 2 और ये क्या थे, ये 0 + 0 बटे 2, ठीक है, सॉरी 2। तो ये ऐसे ये भी दोनों 0 हो जाएंगे, मतलब ये भी 0 बटे 2 मतलब 0, कोई मत नहीं, तो ये भी 0। तो देखो ये एक प्रकार से मूल ही बिंदु हुआ ना, x भी 0 में y भी 0 में, तो मतलब एक प्रकार से ये मूल बिंदु हुआ, तो सत्य होगा। तो ये कथन भी सत्य होगा, हाँ, क्योंकि मूल बिंदु पर ही होगा, ठीक है, क्योंकि मूल मध्य बिंदु क्या होगा, मूल बिंदु होगा। तो तीसरा नंबर करते हैं, किसी वृत्त की 2 त्रिज्याओं व संगत जीवा से घिरे वृत्त क्षेत्र का त्रिज्यखंड है, किसी वृत्त की 2 त्रिज्याओं व संगत जीवा से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। किसी वृत्त की 2 त्रिज्याओं मतलब एक वृत्त है मान लो ये, इस वृत्त की 2 त्रिज्या ये, ठीक है, वह संगत जीवा से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये घेरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग जानते हो क्या होता है मेरे पास सत्य, क्यों, त्रिज्यखंड तो इसी को बोलते हैं ना, पूरे को त्रिज्यखंड, तो ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी मेरा सत्य है, ठीक है। अब चौथा नंबर क्या कह रहा है, किसी वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। मान लो यही वृत्त है, स्पर्श रेखा इस पर कितनी खींची जा सकती है ना।
स्थित दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं तो असत्य हो जाएगा ना। मान लो यहाँ से एक स्पर्श रेखा जाएगी तो एक ही बिंदु से तो मिलेगी, यहीं से तो मिलेगी। अब यहाँ से इसी के ऊपर से स्पर्श रेखा जाएगी, इस बिंदु से नहीं जाएगी, यहाँ से और कहीं से जाएगी, है ना। तो ये असत्य होगा, ठीक है, एक बिंदु पर होगा, ठीक है। तो यह असत्य, दो बिंदु पर नहीं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये तो वही हुआ कि ये मान लो स्पर्श रेखा जा रही है तो वृत्त को एक बिंदु पर ही काटती है, तो ये सत्य हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, असत्य था, और 5 सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों में एक अनुभाविक संबंध 3 माध्यिका बराबर माध्य प्लस 2 बहुलक नहीं, ये नहीं होता। वहाँ फॉर्मूला क्या लगता है, वहाँ फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर लगता है 3 माध्यिका, क्या 3 माध्यिका मतलब वही माध्यक भी बोलते हैं, माइनस 2 माध्य, ठीक है, ये होता है, ठीक है। ये जो बोल रहा था ये गलत था, तो ये मेरे पास भी असत्य होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने देखे तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे कि चौथा नंबर और छठवां नंबर मेरा असत्य है, बाकी के चारों सत्य हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से अपने अगर ऐसे किएंगे तो 6 नंबर मेरे पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बोलना ज़रूर कैसी लगी, है ना। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बोलना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सही जोड़ी मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है सही जोड़ी मिलाइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। तो इधर हमें बताना है कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। ऐसी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो ऐसी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती मतलब घटित नहीं हो सकती मतलब 0, तो F नंबर ही मेरे पास सही रहेगा, ठीक है। तो ये किसका होगा, फर्स्ट वाले का, ठीक है। तो फर्स्ट का F होगा, मतलब यहाँ पर भी लिखे दे रहे हैं, इसका क्या होगा F नंबर 0, ठीक है। क्या होगा 0, ठीक है। अब cot 30 डिग्री का मान क्या होता है, cot 30 डिग्री का मान क्या होता है, cot 30 डिग्री का मान, तो cot 30 का मान कितना होता है, √3 होता है, कितना √3। तो cot 30 का मान होता है मेरे पास √3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ई नंबर सही है, ठीक है। तो ई सही है। अब cosec 30 का मान क्या होगा, cosec 30 का मान कितना होता है, 2 होता है, क्या होता है 2। तो cosec 30 का मान होता है 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, मतलब बी नंबर सही है, ठीक है। कितना होता है, 1 होता है, और सही कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर। तो इसको मिलाएंगे तो बी नंबर से मिलाएंगे, ठीक है। अब 5वां नंबर क्या कह रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, मतलब डी नंबर। तो क्या होगा 2πr/h, मतलब कौन सा नंबर, डी नंबर मेरे पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है इसका। अब कह रहा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो लास्ट में बचा 3πr², क्या होता है 3πr², मतलब क्वेश्चन नंबर सी मेरे पास करेक्ट है। तो ऐसे हम लोग जोड़ी मिलाए मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ रिपीट होता है इंग्लिश में, सेम चीज़ होता है इंग्लिश में रिपीट होता है, ठीक है। मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में दिए होता है ये पेपर, ठीक है। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से होते हैं वो इंग्लिश मीडियम से कर सकते हैं, जो हिंदी मीडियम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखना है, ठीक है। तो पहला कह रहा है उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए, ठीक है। कह रहा है उन्नयन कोण की परिभाषा लिखो। तो उन्नयन कोण की परिभाषा क्या होती है वो मैं बोले दे रहा हूँ, किसी वस्तु को देखने के लिए क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण होता है, मतलब कोई वस्तु है उसको देखना है, ऊपर कोई वस्तु है ना, नीचे से देख रहा है मान लो, है ना, तो उसके बीच मतलब क्षैतिज रेखा, जो मेरी क्षैतिज रेखा होती है, और दृष्टि रेखा, और ये जो दृष्टि रेखा होती है इसके जो बीच का कोण होता है वो मेरा उन्नयन कोण होता है, ठीक है। तो कोई वस्तु को देखना है, ऊपर है मान लो, ये वस्तु ऊपर रखी कोई, है ना, कोई ये मान लो ये शिखर है, इस शिखर के ऊपर ये वस्तु रखी है। इस वस्तु को देखने के लिए अब हम लोग यहाँ खड़े, तो यहाँ से जो मेरे पास ये क्षैतिज रेखा, ठीक है, मतलब जो मेरे आँख से बराबर सीधी रेखा, और जो हम लोग उस वस्तु को देखते हैं उस उन्नयन, वो कौन सी, त्रियक दृष्टि रेखा, उसके बीच का जो कोण होगा वो मेरे पास उन्नयन कोण होगा। तो यहाँ से हम लोग कैसे लिखेंगे, आप लोग लिख सकते हो किसी वस्तु को देखने के लिए क्षैतिज रेखा, मतलब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण उन्नयन कोण कहलाता है, ठीक है। तो
इसको इस प्रकार से लिख सकते हो आप लोग। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा प्रथम पद ए व सार्वंतर डी वाली समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है। जिसमें प्रथम पद ए हो, सार्वंतर डी हो, तो उसमें n पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है, तो उसको हम कॉपी में लिख के बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर सूत्र क्या लगता है मेरे पास, यहाँ पर एक मिनट ज़रा कॉपी को थोड़ा सा, हाँ, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है वहाँ से। तो वहाँ से मेरे पास n पदों का सूत्रफल क्या लगता है, एस एन मतलब n पदों का योगफल। तो क्या होता है n/2, मतलब जितने पद होते हैं उसको 2 से भाग देते हैं, फिर कोष्टक में 2a मतलब प्रथम पद का 2 गुना प्लस वही चीज़ n-1 इंटू डी। तो ठीक है, ये होता है मेरे पास n पदों के योगफल का सूत्र, जहाँ पर a प्रथम पद हो, डी सार्वंतर हो, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला लगता है। तो ये इस प्रकार का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सिक्के, क्या कह रहा है, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त सभी संभव परिणामों की संख्या लिखिए। अब एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल, मतलब चित या पट, है ना। तो मतलब एक सिक्के को एक बार उछालने पर 2 संभव, टोटल कुल प्रायिकता कितनी होती है, 2। एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो ये तो हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, तब 4 होगा। तो 4 कैसे, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन। एक सिक्का है, इसको एक बार उछालेंगे तो 2 आता है, 2 बार उछालेंगे एक सिक्के को तो 2 बार उछालेंगे तो कितना आता है, 4। तो 2 का स्क्वायर करता है, ठीक है, कितना होगा, 4। ठीक है, अब 3 बार उछालेंगे एक सिक्के को, कितनी बार, 3 बार उछालेंगे तो 2, मतलब पहले तो आता है कितने हैं, 2। ठीक है, 2 को एक बार उछालेंगे तो 1, 2 को 2 बार उछालेंगे तो 2, अब 2 को 3 बार उछालेंगे, प्रायिकता मतलब एक सिक्के में 2 बार आते हैं ना, तो 2 को 3 बार उछालेंगे तो कितनी आएगा, 8 होता है, इसका क्यूब लगते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी आप मान लो एक सिक्का हो, उसको कितने 4 बार उछाला गया, तो 2 का 4 कितना आएगा, 2 का 4 16। ठीक है, तो टोटल प्रायिकता कुल प्रायिकता कितनी आएगा, 16। अब यहाँ कह रहा 3 बार उछाला गया, 3 बार में कुल प्रायिकता कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, तो एक सिक्के को बस यहाँ से हम लोग लिख देंगे, एक सिक्कों को 3 बार उछालने पर प्राप्त सभी संभव परिणामों की संख्या लिखिए। यहाँ तो अगर सभी संभव परिणाम पूछ रहा तो क्या आ सकता है, देखो हेड, या तो हेड आए, या फिर टेल आए, एक तो ये हो गया, या फिर हेड टेल आए, ये हो गया, या हेड टेल हेड आए, ठीक है, ये हो गया, या हेड टेल आए, ये हो गए। ठीक है, या फिर आगे बढ़ते हैं तो 4 तो ये हो गए, या फिर टेल हेड आए, ये भी हो सकता है, या फिर टेल हेड टेल आए, ये भी हो सकता है, या फिर टेल हेड आए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल ये होंगे मेरे पास, इतनी सारी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, तो यही मेरे पास आंसर होगा, करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बिंदु A, B की मूल बिंदु से दूरी का मान लिखिए। इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं इसी पेपर में। तो क्या कह रहा है, बिंदु A से हम बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। A, B की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु मतलब 0, मतलब वहाँ x 0 होगा, y 0 होगा, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या लगे, x1 y1 x1 माइनस y1 सॉरी x2 माइनस y1 से यहाँ से लिख सकते हैं, मतलब क्या होगा, a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही तो निकलेगा। तो यही मेरे पास सही आंसर रहेगा। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्यों, मूल बिंदु में क्या होगा, मूल बिंदु में 0,0 और एक बिंदु ये दिए, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो मान लो ये क्या है, x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो यही मेरे पास आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। ठीक है, वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा क्या होती है। अब वृत्त क्या होता है, वृत्त मान लो ये है, ठीक है, इस वृत्त है। अब वृत्त में छेदक रेखा की परिभाषा क्या होगी, अब कोई मान लीजिए रेखा जा रही, तो ये रेखा इस वृत्त को 2 बिंदुओं से काटती हुई गुजरेगी, तो यही छेदक रेखा होती है, मतलब छेद करती हुई चली गई वृत्त को। ठीक, तो परिभाषा अगर लिखनी है तो लिख सकते हो कि जो रेखा ऐसे लिख सकते हो, जो रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है, कोई भी रेखा हो जो रेखा वृत्त को किन्हीं 2 बिंदुओं पर काटती है, 2 ही बिंदुओं पर काट सकती है। ठीक है, क्यों, एक रेखा जा रही है तो ऐसे थोड़ा नहीं जाएगी, ऐसे काटी फिर घुसाई, है ना, ऐसे नहीं, सीधी जाएगी। तो कोई रेखा मान लो लाइट मारोगे तो सीधी जाएगी। तो जो रेखा किसी
वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है उसे छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन। कोई रेखा किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है तो वह रेखा छेदक रेखा कहलाती है। या फिर इस प्रकार से लिख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 6, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। ये कथन लिखकर हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कथन क्या लगता है, समानुपातिकता का कथन क्या लगेगा, तो कॉपी में ही लिख देता हूँ मैं, कॉपी में लिख देता हूँ मैं, कॉपी में। तो क्या लगेगा, कॉपी में क्या लिखते हैं, देखो क्या होता है, समानुपातिकता का आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये प्रमेय, देखो ये प्रमेय सॉल्व करने के लिए भी हो सकता है आए। तो इसका क्या लगता है, यदि किसी मतलब होता क्या कि किसी भी एक भुजा मतलब किसी भी त्रिभुज की एक भुजा की समांतर क्या होती है, एक अन्य रेखाएं क्या होती हैं, एक अन्य रेखा खींची जाती है जो तीसरी भुजा की समांतर होती है। बट वो क्या होती है, वो दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को क्या समानुपात में काटती है, ऐसा। ठीक है, तो लिखते हैं, तो याद है मुझे, यदि क्या लिखेंगे, यदि किसी, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज बताएं, ऐसे बना दे रहे हैं, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर, ठीक है, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो ये होता है समानुपातिकता का प्रमेय का कथन। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगता है, ये वाला प्रमेय, मतलब ये जो भुजा अगर इस दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वो जो होती है इस भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो ये मेरे समानुपातिकता के प्रमेय का कथन है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने अपने चारों क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 नंबर के सारों कितने 5 क्वेश्चन, तो 6 पंचे 30 नंबर के हल किया। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी।